हे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज अपन बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में और उसका नाम है साइकोलॉजी। तो दोस्तों बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी क्या होती है सब्जेक्ट और क्यों उस साइकोलॉजी को बीएससी नर्सिंग के अंदर जेएनएम के अंदर ऐड किया है, क्यों अपन इसको स्टडी करते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए वीडियो पर बने रहना। और आपको आज मैं साइकोलॉजी जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर आपको मैं इंट्रोडक्शन आपको साइकोलॉजी का दूंगा कि साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है और क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखती है नर्सिंग फील्ड के अंदर, क्यों हम इसको पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस ही क्या होती है। वो आपको मैं सिंपल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि क्यों अपन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और क्यों इस सब्जेक्ट को ऐड किया है। तो साइकोलॉजी क्या होती है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं तो ह्यूमन और एनिमल के जो बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है। और वो बिहेवियर की स्टडी क्यों करते हैं, क्या हेल्पफुल होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम जब खुद को अपन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे या किसी अनदर पर्सन को या किसी अनदर जो भी एनिमल्स हैं उनका अगर अपन बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे तो हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो हमें किसी की भी हेल्प करनी होती है तो हमें किसी को पहले समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो वही अंडरस्टैंड हमें कौन करवाता है, उसके लिए हमें हेल्प करता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है किसी भी पर्सन को या खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसलिए हम साइकोलॉजी को यहाँ पर स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी को यहाँ पर पढ़ा जाता है और साइकोलॉजी हमारी इस तरीके से हेल्प करती है जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनको अपन इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। पेशेंट की क्या कंप्लेन है, पेशेंट को क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी की हेल्प लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी से हम क्या करते हैं, पेशेंट को अच्छे से उसके साथ अपन बिहेवियर जो हमारा बिहेवियर उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को अपन पहचान सकते हैं, उस तरीके से अपन ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, उसका इजीली ट्रीटमेंट उसको अच्छे से अपन प्लान कर सकते हैं, उसका नर्सिंग ट्रीटमेंट जो अच्छे से अपन केयर कर सकते हैं और हम उसको केयर अच्छी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं आगे की साइकोलॉजी होती क्या, समझिए। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, कॉन्शियसनेस की, या मैं कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी यहाँ एक साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, माइंड की। तो माइंड की स्टडी करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले एक डेफिनेशन आई थी कि साइकोलॉजी क्या होती है, तो वहां पर बताया गया था कि साइकोलॉजी क्या है कि स्टडी करना होता है। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ स्पिरिट, किसकी स्टडी करना, स्पिरिट की स्टडी करना। ठीक है, और उस स्पिरिट का वर्ड होता था कि हम पहले ही समझ लो कि आत्माओं का अध्ययन करना, आत्माओं की स्टडी करना। तो ऐसे ये जब फर्स्ट टाइम जो डेफिनेशन आई थी वो ये आई थी, तो उस समय क्या होता है, लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन पुट होने लगे कि यार आत्मा दिखती नहीं तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो फर्दर क्या हुआ कि लेटर देन जेम्स विलियम्स साहब आए और उन्होंने क्या किया, उस स्पिरिट वर्ड को वहाँ से रिप्लेस किया और वहाँ पर एक नया वर्ड ऐड कर लिया जिसको बोलते हैं माइंड। तो स्पिरिट वर्ड को रिप्लेस करके माइंड को रखा और वहाँ से एक नई डेफिनेशन बनी कि साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी करना माइंड की। और माइंड क्या होता है, ह्यूमन और एनिमल का जो बिहेवियर होता है वो ही क्या माइंड कहलाता है, तो उसकी स्टडी करना। तो ये किसने बताया, जेम्स विलियम साहब ने बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। बात करें अपन तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी, तो साइकोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। ओके फ्रेंड, अब मैंने एक वर्ड बोला कि माइंड, तो माइंड एक होता है वर्ड ब्रेन। फ्रेंड्स, माइंड और ब्रेन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही वर्ड है या दोनों अलग अलग हैं, अगर अलग हैं तो कैसे, क्या आप मुझे बता पाओगे। यहाँ तो कैसे बताओगे, मैं ही बताऊंगा, समझिए कैसे, देखिए। तो मैंने बोला एक वर्ड होता है माइंड और दूसरा ब्रेन, तो पहले मैं आपको ब्रेन बताता हूँ फिर आपको मैं माइंड के बारे में बताऊंगा। ब्रेन क्या होता है, तो ब्रेन जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका ऑर्गेनिक पार्ट, एक ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेन इज ए कॉन्क्रीट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नॉन एज ब्रेन। और इसी तरीके से अगर मैं माइंड की बात करूं तो माइंड क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि माइंड इज एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि काल्पनिक एक पदार्थ होता है, काल्पनिक होता है कौन, माइंड। जो कैसा होता है, फंक्शनल होता है, जो क्रियात्मक होता है, जो क्रिया करता है, तो वो क्या कहलाता है, माइंड कहलाता है। तो इस तरीके से माइंड और ब्रेन दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, जबकि ब्रेन एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कॉन्क्रीट कंपोनेंट होता है किसका, ब्रेन का। पॉइंट भी क्लियर। हमने यहां बोला कि स्टडी ऑफ माइंड। अब हम बात करते हैं कि उस माइंड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसकी अपन स्टडी करते हैं। तो माइंड के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा, वहां पर आता है कॉन्शियसनेस। क्या आता है, कॉन्शियसनेस। दूसरा एक्टिविटी, नंबर थर्ड परसेप्शन, नंबर फोर थॉट, नंबर फिफ्थ इमोशन,
नेक्स्ट अलर्टनेस, इंसाइट, जजमेंट, मेमोरी, अटेंशन, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं कंपोनेंट ऑफ माइंड। अब इन कंपोनेंट के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा नॉर्मल इसके दो दो लाइन इसके बारे में अपन समझते हैं कि ये कंपोनेंट क्या होते हैं। और ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा क्या बनता है, पूरा एक सब्जेक्ट बनाता है साइकोलॉजी का। इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्रीफली डीपली इसको स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। वहां पढ़ोगे कि मेमोरी एक पूरा चैप्टर्स होता है, अटेंशन एक पूरा चैप्टर्स होता है, लर्निंग एक पूरा चैप्टर्स होता है, ठीक है, परसेप्शन अलग पूरा एक चैप्टर्स है। तो पूरे चैप्टर्स बने, जो कंपोनेंट है वही क्या है, पूरा साइकोलॉजी की बुक बनी है, चैप्टर्स बना रखे। तो इन्हीं के कंपोनेंट के बारे में अपन क्या करें, शॉर्टली अपन इसको समझते कि क्या क्या चीज होती है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे, शॉर्ट में इसको समझते हैं, फिर इसको अपन वन बाय वन करके डीपली पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला, पहला होता है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, सिंपल समझिए। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ, खुद के प्रति अवेयर रहना कॉन्शियसनेस कहलाता है। लोगों के प्रति अवेयरनेस कॉन्शियस कहलाता है। टाइम प्लेस पर्सन के प्रति अवेयर, दैट इज नॉन एज कॉन्शियसनेस। और कोई व्यक्ति है जिसको मैं पेनफुल स्टिमुलस दे रहा हूँ और वो उसका रेस्पॉन्स करे, दैट इज नॉन एज कॉन्शियसनेस। तो ये था कॉन्शियसनेस के बारे में, सिंपली बता दिया। नेक्स्ट में आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, तो ह्यूमन बीइंग की जो मोटर रेस्पॉन्स होता है वही क्या कहलाता है, साइकोमोटर एक्टिविटी कहलाती है। और एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती भी है और कम भी होती है। अगर बढ़ती है किस में ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो होती है मेनिया के अंदर। कम किस में ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, तो होती है डिप्रेशन के अंदर। तो ये लेवल में होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर बढ़ी तो मेनिया, कम हुई तो डिप्रेशन। पॉइंट भी क्लियर। और ये सब अपन डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर के रूप में। और कहाँ आती है ये सारे, साइकेट्रिक के अंदर अपन पढ़ते हैं इसको, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी हेल्प करेगी आपको साइकेट्रिक को पढ़ने के लिए, उसके डिसऑर्डर को समझने के लिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो बेसिक जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए परसेप्शन क्या होता है, वॉट एवर इट इज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन थ्रू हिज सेंस ऑर्गन। कोई भी पर्सन को व्यक्ति अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, आंख है, नोज है, ईयर है, इन सब सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा पर्सन क्या एक्सपीरियंस करता है, वो इसका कहलाता है परसेप्शन। पॉइंट भी क्लियर। तो वट एवर इट इज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन थ्रू हिज सेंसरी ऑर्गन, दैट इज नोन एज परसेप्शन। परसेप्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन के अंदर। विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, गैस्ट्रेटरी परसेप्शन, टैक्टाइल परसेप्शन होता है, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन होता है। अब बात करते हैं कि विजुअल परसेप्शन को क्या बोलते हैं, तो परसेप्शन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। ऑडिटरी को क्या बोलते हैं, तो परसेप्शन ऑफ, उसको बोलते हैं अपन हियरिंग। गैस्ट्रेटरी को क्या बोलते हैं, तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ऑल्फैक्टरी, मतलब क्या होता है, परसेप्शन ऑफ स्मेल बोलते हैं। और टैक्टाइल को बोलते हैं परसेप्शन ऑफ टच। ये सारे इनके नाम होते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो परसेप्शन हमने बात करते हैं, उस परसेप्शन के अंदर अगर कोई अल्टर होता है, कोई यहाँ पर अपन बात करते हैं कि वहाँ कोई अगर आपको अल्ट्रेशन या कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो उससे क्या होता है, परसेप्शन एरर लीड्स होते हैं। और या उसको बोल सकते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, और मोस्टली उसको अपन पढ़ते हैं, और मोस्टली उसको अपन क्या करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको सुनना ही ये पड़ता है कि ये इसको परसेप्शन हुआ है। कौन सा परसेप्शन, देखिए तो परसेप्शन के अंदर आप बात करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के अंदर अपन बात करेंगे, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ परसेप्शंस ड्यू टू डोपामाइन लेवल इंक्रीज। परसेप्शन का जो अपन ने पढ़ा कि दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के अंदर, और मोस्टली कौन कौन सा होता है, हेलुसिनेशन होता है और दूसरा होता है इल्यूजन होता है। और इन दोनों के अगर रीजन की बात करें, हमने क्या बोला कि डोपामाइन जो होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन होता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है दोनों के अंदर। पॉइंट क्लियर। तो उनके इंक्रीज होने से क्या होता है, डिसऑर्डर वहां पर देखने को मिलते हैं, और इसका नाम है हेलुसिनेशंस और दूसरा होता है इल्यूजन। अब बात करते हैं कि हेलुसिनेशंस और इल्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या एक होते हैं या अलग है? नहीं फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग होता है, इसलिए इनका नाम भी अलग है। लेकिन एक बात बता दूं कि ये दोनों ही क्या होते हैं, फॉल्स परसेप्शन होते हैं। ये दोनों फॉल्स या रॉन्ग परसीव करते हैं, रॉन्ग परसेप्शन करते हैं। अब पहली बात सुन लीजिए मेरी, मैंने बोला हेलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, यानी कि एक्चुअल स्टिमुलाई वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है, और फिर भी व्यक्ति क्या करता है, परसेप्शन जो है परसीव रॉन्ग करता है, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन। वहां पर कोई प्रकार का स्टिमुलस नहीं होता है, वहां पर कोई नहीं खड़ा है, उसको दिखता है कि नहीं वहां है, भूत दिखाई दे रहा है लेकिन वहां कोई नहीं था, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन।
आगे बात करते हैं कि इल्यूजन क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि रॉन्ग परसेप्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। अरे सुनो मेरी भाई बात, अगर एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंस है और फिर भी वो रॉन्ग स्टिमुलस को परसीव कर रहा है, रॉन्ग स्टिमुलस ले रहा है, दैट इज नॉन एज इल्यूजन। तो एक में परसेप्शन प्रेजेंट है, स्टिमुलाई प्रेजेंट है, वो क्या है सर हमारा इल्यूजन है, और स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है वो कहलाता है हेलुसिनेशन। और दोनों में क्या हो रहा है, रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करूं, अगर भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं मतलब हेलुसिनेशन, कुछ नहीं है लेकिन वहां दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल स्टिमुलस वहां नहीं था फिर भी इसको दिखा, हेलुसिनेशन। इल्यूजन में क्या है, रॉन्ग परसेप्शन, मतलब रस्सी पड़ी है रात को अंधेरे में और व्यक्ति उसको सांप समझ रहा है। क्या सांप, स्नेक, अरे रस्सी को सांप समझना क्या कहलाता है, वही इल्यूजन कहलाता है भाई मेरे, क्योंकि रस्सी क्या है, स्टिमुलस है और वो प्रेजेंट था। अब उस व्यक्ति की परसेप्शन क्या है, एरर हो गया, वो उसको सांप समझ के बैठ गया है, दैट इज नॉन एज इल्यूजन। तो फ्रेंड्स क्लियर एंड कट हो गया आपको मेरी बात। आगे बात करते हैं थॉट। थॉट का मतलब होता है आइडिया। क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसके अंदर इंक्लूड क्या करते हैं, आइडियाज को इंक्लूड करते हैं, दैट इज नॉन एज थॉट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन, मूड क्या आता है, हमारा मूड आता है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर या मूड क्या होते हैं, सुनिए इमोशंस क्या होते हैं। तो इमोशन के अंदर बात करते हैं कि देयर आर द टू डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, के भी दो डिसऑर्डर होते हैं, पहला होता है मूड और दूसरा होता है अफेक्ट। इसमें और इंक्लूड अपन कर सकते हैं, बात करेंगे इसमें मेनिया और डिप्रेशन होते हैं। मेनिया और डिप्रेशन दोनों वर्ड का मीन्स क्या होता है समझिए। मेनिया और डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं, मूड डिसऑर्डर होते हैं जो साइकेट्री के अंदर अपन इसको डील करते हैं। लेकिन इस वर्ड को अपन समझ लेते हैं कि मेनिया होता क्या है, डिप्रेशन किससे कहते हैं। तो कंडीशंस होती है जिसमें करेक्टराइज क्या होता है कि एलिवेशन ऑफ द मूड, मूड का एलिवेट होना, मूड बढ़ जाना, दैट इज नॉन एज मेनिया। और मूड का डिलीवेट होना, मूड का डिप्रेस होना, दैट इज नॉन एज डिप्रेशन। और मूड जो डिसऑर्डर मैंने आपको बताया, मेनिया डिप्रेशन, इन दोनों में क्या होता है, जो लेवल होता है सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन का, ये क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है इन मूड डिसऑर्डर। पॉइंट भी क्लियर, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रीजन क्या बताया मैंने कि मूड डिसऑर्डर जो है, मेनिया डिप्रेशन, इन दोनों के अंदर क्या होता है, हमारा सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो अफेक्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं मेमोरी, द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, याद करने की क्षमता, दैट इज नॉन एज मेमोरी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी क्या होती है, बात मैंने आपको सिंपल से बता दी है कि पावर ऑफ रिमेंबरिंग इज नॉन एज मेमोरी, इसको कहते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेमोरी क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टिमुलस को अटेंड करते हैं, फिर स्टिमुलस को अपन सेव करते हैं माइंड में, और फिर क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसको रिकॉल करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ये स्टिमुलस को, दैट इज नॉन एज मेमोरी का प्रोसेस। पॉइंट भी क्लियर। आगे बात करते हैं कि मेमोरी टाइप्स कितने होती है। तो 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। कितनी, 3 प्रकार की मेमोरी होती है। अरे 3 प्रकार के अंदर आप ये मत कहना सर 2 GB मेमोरी, 4 GB, 5 GB, नहीं नहीं मेरे भाई लल्ला, 3 GB 2 GB वाली मेमोरी नहीं। यहाँ बात करते हैं 3 प्रकार की मेमोरी। 3 प्रकार की कौन सी होती है, तो पहले मैंने बोला इमीडिएट मेमोरी, हाथों हाथ वाली मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, और होती है रिमोट मेमोरी। 3 प्रकार की मेमोरी होती है, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी किससे कहते हैं सर, मेमोरी ऑफ सम हावर, कुछ घंटों की जो मेमोरी है वो कहलाती है इमीडिएट। रिसेंट क्या कहता है, रिसेंट बोलता है कि कुछ दिनों की मेमोरी रिसेंट कहलाती है, और कुछ हफ्तों और कुछ महीनों पुरानी मेमोरी क्या कहलाती है सर, रिमोट मेमोरी कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की मेमोरी यानी कि 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए हमारा आता है अटेंशन और कंसंट्रेशन, ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, अटेंशन और कंसंट्रेशन। तो फ्रेंड्स अटेंशन और कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी एक स्टिमुलस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, दैट इज नॉन एज अटेंशन, या इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो फोकस ऑन स्टिमुलस और कंसंट्रेशन अपॉन द स्टिमुलस इज नॉन एज अटेंशन। ओके, अगर व्यक्ति का लेक ऑफ अटेंशन होता है, कोई व्यक्ति अटेंशन नहीं कर पाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। या ये जो डिसऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है, ADHD के नाम से जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, मल्टीपल टास्क करता है और मल्टीपल टास्क को एक साथ करने की कोशिश करता है। जो बच्चा होता है बहुत सारे काम एक साथ करता है और कोई भी काम पूरा सही ढंग से नहीं कर पाता है, दैट इज नॉन एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो किसकी कमी से होता है, तो लैक ऑफ अटेंशन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अपन बात करेंगे इंसाइट क्या होता है, कंपोनेंट की बात करें, तो इट इज डिफाइंड एज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ मेंटल स्टेटस, सेल्फ मेंटल स्टेटस के प्रति अवेयर होना, दैट इज नॉन एज इंसाइट। या मैं कह सकता हूं कि इंसाइट अब किस में प्रेजेंट होता है और किस में नहीं होता है यार। अगर इंसाइट प्रेजेंट होता है किसके अंदर,
न्यूरोसिस वाले जो साइकेट्रिक अपन पढ़ेंगे कि साइकोसिस में क्या होता है सर, इंसाइट एब्सेंट होता है, मतलब उसको सेल्फ के प्रति अवेयर नहीं रहती है, उसको नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, दैट इज नॉन एज इंसाइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करें जजमेंट क्या होता है, तो जजमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ डिसीजन। तो डिसीजन टेकिंग की जो पावर होती है, जो एबिलिटी होती है, वही क्या कहलाता है, जजमेंट कहलाता है। तो पावर टू टेक डिसीजन एक पर्टिकुलर इवेंट के प्रति, वो क्या कहलाता है, जजमेंट कहलाता है। तो ये थे सर हमारे कंपोनेंट ऑफ माइंड। तो हमने आज साइकोलॉजी का सिंपली इंट्रोडक्शन पार्ट हमने उठाया था कि साइकोलॉजी क्या होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो हमने पढ़ा, और उसके माइंड क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, बेसिक की पॉइंट को हमने आज यहाँ पर डील किया। फ्रेंड्स, आई होप ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इसमें क्वेरी, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो कि सर इसमें क्या है क्या नहीं है। ओके फ्रेंड, मैं आपको फिर से इसको समझा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा। और साइकोलॉजी के अंदर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर अपन लेकर आएंगे कि इसके अंदर इसके टॉपिक्स आते हैं लाइक दैट, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है, प्योर ब्रांच किससे कहते हैं, अप्लाइड ब्रांच किससे कहते हैं, स्कोप क्या होता है, एंड देन इसके अंदर पढ़ेंगे जिसका मेजर टॉपिक होता है, जो एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग के अंदर, आपने सुना होगा रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द नर्सिंग। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि इंपोर्टेंस क्या होती है साइकोलॉजी इन द नर्सिंग के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि साइकोलॉजी को नर्सिंग फील्ड के अंदर क्यों ऐड किया गया, क्यों क्या है इसकी इंपोर्टेंस, तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो ये थे मेरे साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आई होप ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ठोक देना, इस लेक्चर को आराम से जितना हो सके उतना भगा देना, बिना रुक के इसको दौड़ा देना, बिना पेट्रोल इसको दौड़ा देना। फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।